हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस लिटरेरी क्रिटिक और थियरिस्ट रोला बार्थ की। रोला बार्थ और उसके जो कोट्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी फेमस हैं। लेकिन उनको जानने से पहले थोड़ा सा हम रोला बार्थ के बारे में जानते हैं। रोला बार्थ एक बहुत ही फेमस और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग थियरिस्ट हैं, जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म दोनों एज को एंजॉय किया है। रोला बार्थ ने अपने करियर की शुरुआत, अपने करियर की स्टार्टिंग स्ट्रक्चरलिज्म के रूप में की है, जबकि बाद में वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ टर्न कर गए थे और उधर मूव कर गए थे। तो इस तरह से रोला बार्थ स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बीच का जो गैप है उसको इंटरसेक्शन का काम करते हैं। इनके अर्ली वर्क्स जो इन्होंने पहले वर्क लिखे थे अपने स्टार्टिंग करियर में, वो स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी के ऊपर लिखे गए हैं, जबकि इनके बाद वाले वर्क हैं जैसे कि डेथ ऑफ द ऑथर, ये बाद में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर लिखे गए हैं। इनको जब हम जानने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कई चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनको आपको याद रखना है। इनके जो वर्क हैं जैसे कि डेथ ऑफ द ऑथर, ये इनका वर्क 1968 में पब्लिश हुआ था। इसी के साथ साथ स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव 1977 में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, ये आया। और इसी के साथ साथ जो बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है साजा, 1970 में इसको भी पब्लिश किया गया था। और ये जो वर्क है इनके स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव 1977 और साजा, ये जो दोनों वर्क हैं ये नैरेटिव के बारे में बात करते हैं। नैरेटिव माने नैरेशन, और नैरेशन बोले तो कहानी, स्टोरी जो होती है, यानी कहना चाहिए कि प्रोज। स्ट्रक्चरलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म बेसिकली ये डिपेंड करता है और फोकस करता है पोइट्री के ऊपर। न्यू स्ट्रक्चरलिज्म में चाहे इंटेंशनल फैलेसी हो, अफेक्टिव फैलेसी हो, तो इसी तरह के जो आई रिचर्ड्स हों, चाहे वो 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी हों, इस तरह के जो वर्क हैं इन्होंने बात की है। इसी के अलावा क्लिंट ब्रूक्स हों, जॉन क्रो रैंसम हों, तो ये लोग जो हैं जो न्यू क्रिटिसिज्म जो लेकर आए थे, उन्होंने स्टार्टिंग में, यानी न्यू क्रिटिसिज्म का जो स्टार्टिंग फेज रहा, उन्होंने पोइट्री के ऊपर फोकस किया था। लेकिन धीरे धीरे ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये और चीज़ों के ऊपर भी फोकस करता रहा, जैसे कि क्लोड लेवी स्ट्रोस ने स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर एंथ्रोपोलॉजी लेकर आए, ठीक है। इसी तरह से रोला बार्थ हैं और मिखाइल बख्तिन हैं, इस तरह के, और जाइल्स हैं, इन्होंने जाइल्स जेनेटर, इन्होंने जो नैरेटोलॉजी है उसको स्ट्रक्चरलिज्म के रूप में दिखाने की कोशिश की है। तो रोला बार्थ ने भी नैरेटोलॉजी यानी नैरेटिव जो प्रोज है, प्रोज के ऊपर स्ट्रक्चरलिज्म दिखाने की कोशिश की है। जैसे दूसरे स्ट्रक्चरलिस्ट का मानना था कि हर एक, यानी जैसे हर एक चीज़ छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी है, इसी तरह लैंग्वेज भी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी है। और रोला बार्थ ये मानते थे कि लैंग्वेज को भी या किसी टेक्स्ट को हम छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं, और उनको, उन छोटे छोटे एलिमेंट्स को तोड़कर, उन छोटी छोटी यूनिट्स को तोड़कर हम ये देख सकते हैं कि एक लैंग्वेज किस तरह से बनी हुई है। यानी रोला बार्थ और दूसरे स्ट्रक्चरलिस्ट ये बात करते हैं कि और चीज़ों की तरह, बहुत सी चीज़ों की तरह लैंग्वेज को भी छोटी छोटी यूनिट्स के अंदर तोड़ा जा सकता है। अब बात चूंकि रोला बार्थ की चल रही है, तो रोला बार्थ ने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बाल्जैक की एक स्टोरी ली, और उस स्टोरी के अंदर, ये शॉर्ट स्टोरी है, बाल्जैक एक राइटर है, उनकी एक शॉर्ट स्टोरी रोला बार्थ ने ली, और उस शॉर्ट स्टोरी के अंदर इन्होंने 561 इसी तरह की छोटी छोटी यूनिट्स को आइडेंटिफाई किया, उनको तलाश किया, उनको खोजा, जिनको उन्होंने लेग्जियस का नाम दिया। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखनी। सबसे पहले डेथ ऑफ द ऑथर रोला बार्थ की 1968 में आई, इसी के अलावा स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1977 में, और दूसरी साजा 1970 में। और इसी के अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है कि रोला बार्थ ने जो शॉर्ट स्टोरी ली थी वो बाल्जेक की ली थी, और कितनी यूनिट्स आइडेंटिफाई की थी, 561, ठीक है। और उसने इन यूनिट्स ऑफ मीनिंग को क्या नाम दिया था, लेग्जियस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है जो रोला बार्थ के लिए जो है याद रखने के लिए ज़रूरी है। अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं।
रोलम बार्थ ने इसी तरह के 5 ग्रुप से कहें या फिर आप उनको कोड कहें, ठीक है, उसने आइडेंटिफाई किया है और उसने कहा है कि नैरेटिव मोड्स आर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग यूनिट्स सो दैट मीनिंग इज जनरेटेड। ये कह रहे हैं कि छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं, ये छोटे छोटे जो लेक्सियस हैं, यही होता है और इन्हीं के माध्यम से मीनिंग जनरेट की जाती है, मीनिंग निकल कर आती है। दीज कोड्स आर्ग्यूड बात कॉमन टू ऑल नैरेटिव। ये कह रहे हैं कि ये जो 5 कोड्स हैं ये सारे के सारे नैरेटिव में कॉमन होते हैं। यानी जो भी आप स्टोरी पढ़ेंगे, जो भी आप प्रोज पढ़ेंगे, तो ये जो कोड हैं जिन्होंने 5 कोड्स दिए हैं ये सब जगह आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह के जो उन्होंने कोड लिए हैं, सबसे पहले उसमें आता है प्रायोरिटी कोड। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, कहीं पर हर्मेनेटिक पहले आ सकता है ये, लेकिन आपको याद रखने के जो 5 कोड्स हैं वो इसी तरह से हैं। तो एक पहला जो कोड जिसकी उन्होंने बात की है प्रायोरिटी कोड, ये आपको थोड़ा याद रख लेना, काफ़ी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है कि प्रायोरिटी कोड है। और ये प्रायोरिटी कोड क्या क्या है? नैरेटिव ड्राइव ऑफ टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट है, जो वर्क है, जो आप स्टोरी लिख रहे हैं, उसको नैरेटिव ड्राइव, ड्राइव माने आगे लेकर जाना, कि आपका टेक्स्ट जो आगे चल रहा है वो किस तरह से आगे चल रहा है, ये प्रायोरिटी कोड के अंदर जो है पढ़ा जाता है और समझा जाता है। जब आप किसी टेक्स्ट को लिख रहे हैं तो आप उसको आगे किस तरह बढ़ा रहे हैं, उसको आप कैसे आगे की तरफ प्रोग्रेस करा रहे हैं, ये प्रायोरिटी कोड में हम समझते हैं और पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि दिस इज द विजिबल मोस्ट विजिबल एस्पेक्ट ऑफ नैरेटिव, कि नैरेटिव की जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे विजिबल एस्पेक्ट है, सबसे विजिबल पहलू है, वो प्रायोरिटी कोड है। यानी नैरेटिव के अंदर प्रायोरिटी कोड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है नैरेटिव का प्रायोरिटी कोड। कहा है मोस्ट विजिबल एस्पेक्ट, यानी जो सबसे विजिबल पहलू है, सबसे ज़्यादा जो विजिबल एस्पेक्ट है नैरेटिव का, वो प्रायोरिटी कोड है। ये होता क्या है? कहा है एंड रिफर्स टू द सीक्वेंस। अब ये जो हमने लिखा है इनका ध्यान रखना कि प्रायोरिटी कोड क्या है? सीक्वेंस इन विच द इवेंट्स ऑफ स्टोरी अनफोल्ड, कि ये एक ऐसा सीक्वेंस है कि जिसमें जितनी भी इवेंट्स हैं, स्टोरी की जो इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, आपने एक कहानी बनाई हुई है और उस कहानी के अंदर जो इवेंट्स हैं, जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, वो किस तरह से खुल रही हैं, यही प्रायोरिटी कोड बताता है। आपने एक पूरे स्टोरी बनाई हुई है माइंड में कि आपको एक स्टोरी सुनानी है, कहानी सुनानी है, उस कहानी के अंदर जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, आप कहानी का और घटनाओं का फर्क समझ लेना। कहानी बड़ी होती है, घटना छोटी होती है। तो कहानी के अंदर किस तरह से छोटी छोटी घटनाएं आपस में बढ़ रही हैं और कहानी आगे प्रोग्रेस करती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, इसी पूरे सिस्टम को कहते हैं प्रायोरिटी कोड, ठीक है। इट इज ओफन अ टेम्परल सीक्वेंस, कि ये अक्सर टेम्परल सीक्वेंस होता है, यानी का घटना कभी कोई सी हो सकती है, ये नहीं कि कोई फिक्स इसमें फिक्स होता है, फिक्स कुछ भी नहीं होता है, टेम्परल सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो आप इसको फिक्स ना माने, जो यहाँ पर रेड लाइन में लिखा हुआ है कि द सीक्वेंस इन विच द इवेंट्स ऑफ स्टोरी अनफोल्ड। तो प्रायोरिटी कोड अगर कोई पूछे तो शॉर्ट में बोल सकते हैं कि प्रायोरिटी कोड घटनाओं का एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें किसी कहानी की जो घटनाएं हैं उनको खोला जाता है, उनको बताया जाता है, और ये अक्सर टेम्परल सीक्वेंस होता है, आप इसको फिक्स ना समझें। दिस हैपेंड एंड दिस हैपेंड, के कहानी में क्या होता है कि पहले ये हुआ एंड फिर ये हुआ, यानी जो एक घटना है कि पहले ये वाली घटना हुई और फिर इसकी वजह से ये हुआ। तो ये जो एक सीक्वेंस चलता है तो ये कहलाता है प्रायोरिटी कोड। दिस कोड गवर्न्स आवर एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए नैरेटिव, और ये जो कोड है, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो हमारी उम्मीदें होती हैं नैरेटिव को लेकर, ये कोड उसी को गवर्न करता है, उसी को बताता है। इफ दिस हैपन देन दिस मस्ट सर्टेनली हैपन, इसमें ये भी आता है कि अगर ये हो गया तो फिर निश्चित रूप से ये भी होगा। यानी ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई कहानी है और हमने उसमें पढ़ा है कि अगर किसी ने गलत काम किया, एक घटना, इफ दिस इंसिडेंट, इसका क्या मतलब है कि अगर किसी इंसान ने चोरी की, देन दिस मस्ट सर्टेनली हैपन, तो फिर ये निश्चित रूप से होगा, यानी निश्चित रूप से उसको उसकी बुराई का जो फल है वो उसको मिलेगा। तो अगर एक काम हो रहा है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, जो घटनाएं हैं, घटनाएं चल रही, पहली घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना, तो ये जो सारा सीक्वेंस है ये सारा प्रायोरिटी कोड के अंदर आ जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा। आप ये याद रख लें
कि इफ दिस हैपेंड, अगर ये हो रहा है तो फिर ये निश्चित रूप से होगा, ये प्रेडिकेट कोड बताता है। दूसरा याद रख सकते हैं, दिस हैपेंड एंड दिस हैपेंड, यानी पहले ये हुआ और फिर ये हुआ, तो एक के बाद एक जो सीक्वेंस है वो प्रेडिकेट कोड में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हर्मेनेटिक कोड। हर्मेनेटिक कोड में क्या है, टू कंटिन्यू नैरेटिव मिस्ट्री, यानी किसी भी कहानी को कंटिन्यू रखना, उसको जारी रखना, उसको बताते रहना। ठीक है, ये हर्मेनेटिक कोड में आता है, या फिर बोलते हैं नैरेट, यानी किसी कहानी को नैरेट करते चले जाना, सुनाते चले जाना, या फिर मिस्ट्री, कहानी के अंदर जो रहस्य हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको बताना, उनको कंटिन्यू रखना, हर्मेनेटिक कोड में आता है। जैसे कि ऊपर तो ये था कि ऊपर तो एक सीक्वेंस रखा गया था कि ये घटना है, ये है, इसके बाद ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दिस इज द कोड दैट इन्फॉर्म्स आवर इंटरप्रिटेशन एंड द क्वेश्चंस वी आस्क फॉर द नैरेटिव। कुछ सवाल जो उस कहानी को लेकर हमारे दिमाग में आते हैं। मिस्ट्री, मिस्ट्री माने रहस्य, कि कुछ रहस्य, कुछ छुपी हुई बातें जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, ये आंसर जो करती है वो हर्मेनेटिक कोड करती है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, कह रहे हैं कि जब हम कहते हैं कि फिर क्या हुआ, ये जो हमारे दिमाग में सवाल आ रहा है, तो जो सवाल जुड़े हुए हैं, जो मिस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, जो रहस्य जुड़े हुए हैं किसी भी नैरेटिव के, किसी भी प्रोज के, उनके आंसर आते हैं हर्मेनेटिक कोड में। यानी जो सवाल पूछे जाते हैं वो हर्मेनेटिक कोड के हिसाब से पूछे जाते हैं। जैसे कि हाउ, कि ये काम कैसा हुआ, ये घटना कैसे हुई, वाई, ये काम क्यों हुआ, बाय whom, ये काम किसने किया, किसके द्वारा हुआ। तो ये जो सवाल होते हैं, कि हमारे जो इंटरप्रिटेशन है, हमारे जो अपने इंटरप्रिटेशन होते हैं, हमारे जो अपने सवाल होते हैं, ये सारे के सारे हर्मेनेटिक कोड में आते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है कि व्हाट हैपेंड, फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके द्वारा हुआ, ये सारी की सारी चीजें हर्मेनेटिक कोड में आ जाती है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। जो थर्ड पॉइंट है इसका, वो है कल्चरल कोड। नाम से ही पता चल रहा है कल्चरल कोड, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो तीनों कोड हैं लगभग सेम है। कल्चरल कोड, सिमेंटिक कोड और सिंबॉलिक कोड। तो देखते हैं कल्चरल कोड, दिस इज द कोड दैट नैरेटिव्स अज्यूम्स ऑलवेज शेयर। कि कल्चरल, कल्चर क्या है, कल्चर वो पर्सपेक्टिव्स है, वो कोड है जो हम आपस में सभी लोग शेयर करते हैं। कह रहे हैं इस कोड को जो हम सब लोग एज्यूम वी ऑल शेयर, हम सब लोग आपस में शेयर करते हैं। कल्चरल कोड्स आर दोज एलिमेंट्स ऑफ कॉमन नॉलेज दैट वी शेयर एज अ कम्युनिटी एंड देयरफॉर डोंट रिक्वायर अ ग्लोसरी। ये कल्चरल कोड, ये कुछ कॉमन नॉलेज होते हैं जो एक कम्युनिटी के जो है एक कम्युनिटी जिसको आपस में शेयर करती है। और इन कल्चर को समझने के लिए हमें किसी डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी और ग्लोसरी की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं से कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। कल्चर है एक दूसरे की, तो कल्चर को देखकर हम पता लगा लेते हैं कि ये किस कल्चर को बता रहा है। किसी से पूछने की और कहीं डिस्कस करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि कल्चर हम आपस में सभी लोग उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं एक कम्युनिटी के अंतर्गत। दिस कैन बी मेडिकल, ये कल्चरल जो है कल्चर है मेडिकल में देखी जा सकती है, लिटरेरी लिटरेचर में देखी जा सकती है, एंड इवन सिंबॉलिक नॉलेज, और सिंबॉलिक नॉलेज में भी देखी जा सकती है। इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि ड्यूरिंग द राज थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है कि राज, जब राज का समय था, जब राज की हुकूमत थी, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। ये कह रहे हैं कि जब हमने इस सेंटेंस को सुना, तो दिमाग में जो राज वर्ड है, राज से एकदम फौरन हमारे माइंड में वो समय आ गया जो जिस समय राज हुकूमत चल रही थी। ठीक है, कह रहे हैं कि मोस्ट इंडियंस वुड इमीडिएटली अंडरस्टैंड द टर्म राज। ये कह रहे हैं कि ये राज जो वर्ड है, जो सेंटेंस अगर हम सुनेंगे कि ड्यूरिंग द राज थिंग्स वर वेरी डिफरेंट, कि राज में चीज़ें बिल्कुल अलग थी, तो ज़्यादातर जो मोस्ट इंडियंस है, ज़्यादातर इंडियन फौरन इसका मतलब समझ जाएंगे कि यहाँ पर टर्म राज का मतलब क्या है। विदाउट एनी ग्लोसरी और एक्सप्लेनेशन, बिना किसी ग्लोसरी के, बिना किसी डिक्शनरी के, फौरन राज का मतलब दिमाग में आ जाएगा। इट इज द कल्चरल कोड इन नैरेटिव, और यही नैरेटिव के अंदर कल्चरल कोड है। यानी जब इस तरह की बात की जाती है कि हम कल्चर के हिसाब से हम उनको समझ जाते हैं, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी के बताए हुए, हमारे माइंड में फौरन ही वो आंसर आ जाता है। अब बात हो रही है कि कल्चर क्या है। कल्चर का भी पता होना चाहिए कि कल्चर अ सेट ऑफ पैटर्न्स, के कल्चर जो है पैटर्न्स है किसका, ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, के इंसानों की जो एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी है, उनका पैटर्न्स
का जो सेट है पूरा का पूरा वो कल्चर कहलाता है। विद इन अ कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी के अंतर्गत, यानी किसी कम्युनिटी का जो एक अपना पैटर्न्स है ह्यूमन एक्टिविटी का, उसको कल्चर कहते हैं। और सोशल, ये कह रहे हैं कि फिर सोशल ग्रुप का अपने कुछ पैटर्न्स होते हैं, अपने उनके कुछ कुछ कल्चर होते हैं, कुछ उनके रस्म रिवाज होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनको कल्चर बोलते हैं। एंड द सिंबॉलिक स्ट्रक्चर, या फिर सिंबॉलिक स्ट्रक्चर होते हैं दैट गिव सिग्निफिकेंस टू सच एक्टिविटी, ये कह रहे हैं जो कि किसी भी एक्टिविटी को सिग्निफिकेंस देते हैं। तो कल्चर क्या है? सेट ऑफ पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी विद इन अ कम्युनिटी और सोशल ग्रुप, ये आप याद रख सकते हैं। और कस्टम के अंदर आता है, कल्चर के अंदर क्या क्या चीज आती है? कस्टम्स आ जाते हैं, कस्टम्स माने रीति रिवाज, कानून आ जाते हैं, जो है पहनावा आ जाता है, आर्किटेक्चरल स्टाइल जो मकान बनाते हैं वो कल्चर के अंदर आ जाती हैं, सोशल स्टैंडर्ड यानी सामाजिक जो स्तर है वो आ जाते हैं, रिलीजियस बिलीफ इंसानों के अपने अपने धार्मिक जो विश्वास है वो कल्चर के अंदर आ जाते हैं, एंड ट्रेडिशंस, और ट्रेडिशंस यानी जो परंपराएं हैं वो चीजें आ जाती हैं। और ये सारे के सारे कल्चरल एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कल्चर क्या है। कल्चर अ सेट ऑफ पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। और कल्चर में आते क्या है? ये सारी चीजें कल्चर में आ जाती हैं। यानी अगर आप किसी की ड्रेस को देखकर पता लगा रहे हैं तो आप उस समय कल्चरल कोड के अंतर्गत काम कर रहे हैं, या किसी की रस्मों रिवाज को देखकर अगर आप पता लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने देखा कि दहेज, अगर हमने देखा सती प्रथा, हमने किसी मूवी के अंदर सती प्रथा को देखा या कहीं हमने पढ़ा, तो फौरन ही वो समय हमें ध्यान आ जाएगा कि हिंदुओं में उस समय सती प्रथा चल रही थी। ठीक है, और कुछ भी इस तरह से कि जब भी हम उसको पढ़ते हैं और माइंड में फौरन ही वो चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो ये कल्चरल कोड कहलाता है। अगर हम कहीं मूवी के अंदर देखें कि टोपी में है, कुर्ते में है और दाढ़ी है, तो फौरन ही दिमाग में आ जाएगा कि ये मुस्लिमों की कल्चर है। ठीक है, क्योंकि ड्रेस भी इसमें आ जाती है। कानून अगर हम मान लें कि कानून के कहीं पर अगर आपने देखा कि हाथ काटने का कानून है, गर्दन काटने का कानून है, तो ये मुस्लिम जो है उसमें आती है, तो आप समझ जाएंगे। इसी तरह कस्टम्स होती हैं, ईद मनाई जा रही है, ठीक है, या फिर होली या फिर दिवाली, लोगों के अपने अपने रीति रिवाज हैं, तो ये कल्चरल कोड है। अगर आप इनको देखकर पता लगा लेते हैं कि फला धर्म में ऐसा मनाया जाता है, फला बिरादरी में ऐसा मनाया जाता है, तो ये कल्चरल कोड के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, वैसे हमने काफी समझा दिया है। यहाँ पर कल्चर भी पता चल गया है, और ये जो चीजें हैं सारी कल्चरल कोड में, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो फोर्थ नंबर पर बात करते हैं सिमेंटिक कोड की। सिमेंटिक कोड क्या? कोनोटेशन मीनिंग। ठीक है, देखो अभी हमने बताया था कि कल्चरल कोड और ये लगभग आप तीनों आपस में सेम ही हो जाते हैं। देखो सिमेंटिक का क्या मतलब होता है? कोनोटेशन मीनिंग, किसी भी वर्ड की दो मीनिंग होती हैं, एक कोनोटेटिव मीनिंग और एक डेनोटेटिव मीनिंग। कोनोटेशन माने जो एक उसकी सरफेस मीनिंग होती है, और डेनोटेटिव मीनिंग माने जो उसकी डिक्शनरी मीनिंग होती है। ठीक है, तो कोनोटेशन मीनिंग यानी डिक्शनरी मीनिंग से जो दूसरी ऊपर की उसकी मीनिंग निकल कर आती है, डीप मीनिंग नहीं, सरफेस मीनिंग। ठीक है, जैसे दिस इज द कोड दैट ड्रोज अपॉन लाइक द कल्चरल कोड, ये कह रहे हैं कि ये भी लगभग कल्चरल कोड के ऊपर ही डिपेंड करता है, उसी से निकल कर ये मीनिंग भी आती है। अ कॉमन सेट ऑफ स्टेरियोटाइप, स्टेरियोटाइप माने हमारे जो अपने जो मानसिक हमारी अवधारणाएं हैं, कि इंसानों की जो अपनी अवधारणाएं हैं, उनकी जो अपने सोचो विचार हैं, ये उन्हीं से जो है कॉमन सेट है, उन्हीं के से जुड़ी हुई चीज है। तो सिमेंटिक कोड क्या है? अ कॉमन सेट ऑफ स्टेरियोटाइप्स, यानी हमारे सोचो विचार हैं, हमारे जो ख्यालात हैं, हमारे जो आइडियोलॉजी है, ये सिमेंटिक कोड उसी से डील करती है। दैट आर सेल्फ डिस्क्रिप्टिव एंड सेल्फ एविडेंट, ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होता है और सेल्फ एविडेंट। कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल वी सी अ मैन इन वाइट क्लोथ्स, कि जब हम किसी इंसान को सफेद कपड़ों में देखते हैं और हम देखते हैं कि वो इंसान एक गांधी कैप पहने हुए है, सफेद का जो है टोपी लगाए हुए है, तो फौरन ही हम समझ जाते हैं कि वो कोई राजनीतिज्ञ है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई नेता लोग है। This stereotype is well in the place for all readers and therefore does not require explanation, ये कह रहे हैं, और ये लगभग सभी रीडर जो पढ़ने वाले लोग हैं इसको फौरन समझ जाएंगे, और इसको समझने के लिए किसी भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और
दूसरी तरफ अगर हम बात करें, कल्चरल कोड, सिमेंटिक कोड रिक्वायर एक्सप्लेनेशन टू अ पर्सन कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड। ये कल्चरल कोड हो या सिमेंटिक कोड हो तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी किस इंसान के लिए, जो कि कंट्री से, दूसरी कम्युनिटी से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कल्चरल कोड और सिमेंटिक कोड लगभग सेम है। आप ये कह सकते हैं कि कल्चरल कोड कोड बड़ा कोड है और उसी के अंदर एक छोटा कोड बन जाता है सिमेंटिक कोड। ठीक है, दोनों को एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे कल्चरल कोड हो चाहे सिमेंटिक कोड हो। लेकिन अगर कोई इंसान दूसरी कम्युनिटी से आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हम अफ्रीका के अंदर चले जाते हैं, तो उनकी जो अपनी रस्म रिवाज है, उनकी जो अपनी परंपराएं हैं, उनकी जो अपनी रीति रिवाज हैं, हम उनको नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए इन्होंने कहा है कि ये जो है अपनी एक्सप्लेनेशन खुद कर लेते हैं, लेकिन टू अ पर्सन कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड द कम्युनिटी, लेकिन अगर कोई इंसान दूसरी कम्युनिटी से आ जाता है तो रिक्वायर्स एक्सप्लेनेशन। तो उस समय कल्चरल कोड को भी और सिमेंटिक कोड को भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो कल्चरल कोड में आप याद रखना ड्यूरिंग द राज का एग्जांपल दिया गया है, और सिमेंटिक कोड में अगर एक इंसान को आप सफेद कपड़े पहनकर और एक गांधी टोपी ओढ़कर देखते हैं तो पता चल जाता है फौरन ही कि वो कोई नेता है। इसके अलावा बात हुई है सिंबॉलिक कोड की। सिंबॉलिक कोड ये भी बिल्कुल सिमेंटिक कोड की तरह ही है। ठीक है, ये तीनों आपस में सेम है, बस आपको एग्जांपल याद रखने हैं। बाकी अगर आप इनके डीप जाएंगे तो समय लग सकता है काफी समझने में। तो सिंबॉलिक कोड ये फिर सिमेंटिक कोड की तरह है। इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द इमीडिएट आइकन और स्टेरियोटाइप। ये कह रहे हैं कि ये जो है थोड़ा सा बाहर चला जाता है, क्योंकि हमने सिमेंटिक कोड में स्टेरियोटाइप को पढ़ा था कि लोगों की जो सोच विचार है, ये कह रहे हैं लेकिन जो सिंबॉलिक कोड है ये थोड़ा सा सिमेंटिक कोड से थोड़ा दूर चला जाता है। इसका जो एरिया है वो थोड़ा बड़ा है सिमेंटिक कोड से। मान लो कि हॉरर एग्जांपल से समझते हैं। हॉरर फिल्म थ्रीव्स ऑन इमेजेस ऑफ डार्कनेस के जो हॉरर फिल्म होती हैं, जो डरावनी फिल्म होती हैं, थ्रीव्स द इमेज ऑफ डार्कनेस, तो वो अंधेरे को बताती है, यानी जो डरावनी मूवी है वो अंधेरे के अंदर शूट की जाती हैं। अ शॉट ऑफ मून, अगर हम किसी चांद को देखते हैं, ट्रे टॉप्स, ये गली के अंदर जब हम चांद को देखने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली फंक्शंस एज कोड फॉर नाइट। तो ये हमें खुद ही ऑटोमेटिकली यानी खुद ब खुद इस बात का पता चल जाता है कि अब रात हो गई है, यानी जो चांद है वो रात का सिंबल है। ठीक है, पोयम के अंदर जो सिंबल आप पढ़ते हैं, पोयम के अंदर सिंबल, लेकिन यहाँ पर जो सिंबल है वो प्रोज के अंदर भी होते हैं। कि जब आप कहीं पर अंधेरा देखते हैं तो फौरन ही आपके माइंड में डर आ जाता है, और अगर आप गली के अंदर चांद देखते हैं तो फौरन आपके माइंड में रात आ जाती है, और अगर आप रात दिमाग में रखते हैं तो आपके दिमाग में चांद आता है। अगर दिन देखना चाहते हैं तो आपके दिमाग में सूरज आएगा। तो ये क्या है, एक दूसरे के सिंबल हैं कि अगर सूरज है तो दिन है, और अगर चांद है तो रात है, और अगर अंधेरा है तो डर है, और अगर डर है तो अंधेरा है। तो सिंबॉलिक कोड यानी एक चीज जब दूसरी चीज का सिंबल होता है, अगर कहीं पर लाल चीज पड़ी हुई है तो वहां पर कोई खतरा है, ये सिंबल है। दिस इज द सिमेंटिक कोड, ये सिमेंटिक कोड है। बट लेकिन बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ नाइट इन हॉरर फिल्म्स, लेकिन हमें ये पता है कि जो सिग्निफिकेंस है, रात की जो सिग्निफिकेंस है हॉरर फिल्मों के अंदर, ठीक है, एंड वी आर ड्राइंग अपॉन द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ सच फिल्म्स, और हमें क्योंकि एक्सपीरियंस होता है जो हमने पहले फिल्में देखी हुई हैं, हमने देखा है कि डरावनी फिल्मों के अंदर अंधेरे को रखा जाता है, तो ये हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है इन चीज़ों को लेकर के अगर अंधेरा है तो वहाँ पर डरावना है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मून जो है वो रात को बताएगा और अंधेरा जो है वो डर डर को बताएगा। वी एक्सपेक्ट समथिंग डेंजरस और इविल टू हैपन, और जब हम अंधेरा देखते हैं तो हमारे दिमाग में चीज आ जाती है कि कुछ डरावना होने वाला है। द शिफ्ट्स कोड फ्रॉम सिमेंटिक वेयर वी अंडरस्टैंड नाइट फ्रॉम द साइन ऑफ मून एंड एम्प्टी स्ट्रीट्स टू सिंबॉलिक वेयर वी नो दैट समथिंग इविल इज अबाउट टू हैपन। कि जब हम देखते हैं कि गलियां खाली हो गई हैं और कोई आना जाना है नहीं गलियों के अंदर और चांद निकल चुका है, तो ये इस बात का सिंबल हो जाता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इसके अलावा दिन रात ये सिमेंटिक कोड हैं, और फिर अच्छा बुरा ये है। तो कहने का मतलब ये है कि सिंबॉलिक जो है वो एक तरह का सिमेंटिक कोड ही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ये उससे बियॉन्ड चला जाता है, बस ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा।
इसको थोड़ा सा अगर शॉर्ट में हम पढ़ें तो शॉर्ट में ये 3 लाइन है कि अगर आप बिल्कुल ही शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि Barsi is very narrative as being composed of lexes that organized in the form of 5 main codes। ठीक है, ये 5 main codes कौन कौन से? प्रायोरिटी कोड है, अबाउट सीक्वेंस ऑफ नैरेटिव, यानी जब नैरेटिव का आप सीक्वेंस बनाते हैं तो प्रायोरिटी कोड में चला जाता है, और हर्मेनेटिक कोड में इंटरप्रेटिव, यानी जब आप चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये किसके द्वारा हुआ, किसने किया, ये सवाल है, जो भी आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, जब भी आप सवाल खड़े करते हैं किसी भी प्रोज या पोएम के अंदर, तो वो हर्मेनेटिक कोड में जाता है। कल्चरल कोड मानो कॉमन नॉलेज, जब लोगों की एक कॉमन नॉलेज होती है। सिमेंटिक कोड माने स्टीरियोटाइप, जब हमारी आइडियोलॉजी होती है, हमारे जो ख्यालात होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, वो सिमेंटिक कोड में आता है। और फिर सिंबॉलिक कोड, सिमेंटिक कोड और सिंबॉलिक कोड ये क्या है? ये कह रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ सिमेंटिक कोड, कि जो सिंबॉलिक कोड है वो एक तरह का सिमेंटिक कोड ही है, बल्कि बस ये है कि सिंबॉलिक कोड में थोड़ी सी चीज़ें एक्सपेंड हो जाती हैं, थोड़ा उसमें ज़्यादा पता चलता है चीज़ों का। यहाँ पर थोड़ा सा बात की है रोला बार्थ ने, बाद में उन्होंने टेक्स्ट को डिवाइड कर दिया है, रीडरली टेक्स्ट और राइटरली टेक्स्ट। इसकी बात हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा लेक्चर हमारा, हम किसी और उसमें कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। ये हमने 5 कोर्स इसमें हमने जो है पढ़ लिए हैं, 5 कोर्स से आज मुझे पढ़ाने थे आपको, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।